ओके, वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास टुडे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को, ठीक है, पहले हम रिवाइज करेंगे। और उसके बाद में हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ अ ब्रांड न्यू चैप्टर। ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको जितना भी टॉपिक्स मैंने कराया है वो आप लोग से हुआ है। सेकेंडली, मैंने आप सबको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने ट्राई करने दिया था। पहले मुझे आप लोग चैट में ये बताइए, और बाई चांस अगर आप ये कोई अदर मीडियम से देख रहे हो तो आप मुझे बताइए कि क्या आपसे क्वेश्चंस हुआ, क्या आपने ये चैप्टर को हल्का हल्का रिवाइज किया, क्या ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। ये तीनों का आंसर आप लोग मस्त या नॉट सो मस्त में बताओ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, सबके आंसर्स आने के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा। अरे इतना स्लो स्लो रिप्लाई होगा तो फिर तो हम लोग का 5 साल हो जाएगा रिवाइज करते करते। जल्दी 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 हम लोग को रेस्पॉन्स चाहिए, तभी मजा आएगा। ओके, एक्सीलेंट, चैप्टर रिवाइज भी हो गया है और एमसीक्यू भी हो गया। चलो बढ़िया, मतलब ये चैप्टर एकदम स्मूथ तरीके से आप लोग का हो गया होगा, ये हम एक्सपेक्टेशन कर रहा है। ठीक है। सेक्शन नंबर इस चैप्टर का है द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। ये चैप्टर जो है, इसमें सेक्शन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 73 से लेकर 76A। ठीक है। डिपॉजिट्स जो चैप्टर है उसका, डिपॉजिट्स जो चैप्टर है उसका द सेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, 73 से लेके 76A। ठीक है, सभी लोग प्लीज पार्टिसिपेट करेगा, साथ साथ में आपका रिवीजन है, ये मेरा रिवीजन नहीं है। ठीक है, मुझे तो आ गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है प्लीज बताइएगा। मैंने एक और लिंक शेयर कर दी आप सब की, ताकि जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आइए सर, सेक्शन नंबर कहां से कहां तक था? 73 से लेके 76A अलॉन्ग विद सर्टेन रूल्स। ठीक है। हाँ सर, सबसे पहले सर है दो गोल्डन रूल्स। सर इस चैप्टर में दो ऐसे गोल्डन रूल्स है जो हमेशा हम लोग को काम आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे सामने बोल रहे हो। ठीक है सर, फील करना कि आप मेरे सामने बोल रहे हो। दैट नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यानी कि कोई भी कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है फ्रॉम द आउटसाइडर, यानी बाहर वाले इंसान से मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, एक्सेप्ट हूं, एक्सेप्ट द एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है ना। सर एवरी कंपनी जो है वो अपने मेंबर से जरूर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि सर, अगर मैं कंपनीज का बात करूं तो सर कंपनीज में केवल और केवल एलिजिबल कंपनी ऐसा कंपनी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द आउटसाइडर्स। ठीक है। उसके अलावा दूसरा कोई कंपनी जो है उसको अलाउड नहीं है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स। ये थोड़े बड़े बड़े लेवल के कंपनी होते हैं, डिफाइंड अंडर सेक्शन 76, डिफाइंड अंडर सेक्शन 76। बट सर ये राइट सबके पास, सारे के सारे कंपनी के पास में है, दैट दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स। यानी कि मेंबर्स से तो वो लोग पैसा ले ही सकते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द मास्टर चार्ट। ठीक है, मास्टर चार्ट में सर डिपॉजिट के लिमिट्स दिए हुए थे। डिपॉजिट्स के लिमिट में सबसे पहले मैं कैटेगरी पढ़ लेता हूं आप सबके सामने। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट फंड एंड प्राइवेट कंपनी। जो तीनों कंडीशन, ध्यान रखिएगा, तीनों कंडीशन, ऑल थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। सबसे पहले है आपका एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। एक क्या है आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है आपका गवर्नमेंट कंपनी। अब सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस में हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो आउटसाइड से ले सकते हैं, बिकॉज ये कौन से कंपनी में फॉलो कर रहा है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। इट इज हाउ मच? पार्टिसिपेट करिए, चैट में आंसर आ जाए, चैट में आंसर। ठीक है, इट इज हाउ मच? 25%, 25% जो है वो आप डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट कर सकते हो? आउटसाइडर से। ठीक है ना। और मेंबर से कम है सर, मेंबर से केवल कितना? 10%। बाहर लोग से जब 25% अलाउ कर रहा है तो मेंबर से लिमिट क्या कर दिया? कम कर दिया। टू हाउ मच? 10%। केवल पलक नहीं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। पर सर गवर्नमेंट कंपनी के तो और इंटरेस्टिंग है सर, दोनों मिलाकर, यानी कि मेंबर्स का, आउटसाइडर्स का।
नॉन गवर्नमेंट कंपनी में तो लिमिट्स है, देखो लिमिट्स है, बट गवर्नमेंट कंपनी में एक अल्टीमेट लिमिट है, कितना का? 35% का। यानी कि ये चाहे 9% हो, ये चाहे कोई भी परसेंट हो, ये चाहे 12% हो, सब कुछ मिला के आपका होना चाहिए 35% इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, सबसे पहला लिमिट। सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी के अलावा तो आउटसाइडर से डिपॉजिट कोई ले ही नहीं सकता, तो बाकी सब के लिए ये होगा 0%। बट सर पब्लिक कंपनी अगर खाली है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं, केवल पब्लिक कंपनी अगर है, तो वो डिपॉजिट फॉर मेंबर्स ले सकता है अप टू अ लिमिट ऑफ 35%। तो 35, 35, 35, आउटसाइडर से तो बिल्कुल लेना पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी अदर हैंड सर उनको तो मस्त पावर दिया गया, 100% डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आईएफएससी कंपनी के लिए भी कितना है? 100% है। स्टार्टअप के लिए तो ओ हो और मस्त है, कितना है आपका? अनलिमिटेड है। कितना है आपका? अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर प्राइवेट कंपनी है और ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका भी लिमिट क्या है? अनलिमिटेड है। आउटसाइडर से तो उसको भी अलाउड नहीं है। बट सर ये तीन कंडीशन क्या है, पहले ये तो बताओ, ये तीन कंडीशन क्या है? सर तीन कंडीशन ऐसा है ना कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। अरे भाई समझ में आ गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो तीनों कंडीशन है क्या ये तो बताओ पहले। ठीक, सबसे पहले इसे एक होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी नाको मतलब नहीं होना चाहिए। इनको इनको एक होल्डिंग कंपनी भी नहीं होना चाहिए, सब्सी भी नहीं होना चाहिए और एसोसिएट कंपनी नहीं होना चाहिए। नंबर टू, द लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द बैंक्स, जो लोन आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान रखिएगा, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडी कॉर्पोरेट, तीनों से बोल रहे हैं, तीनों में से, ठीक है, तीनों का और लिखा हुआ है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी लेस देन 2 times the paid up share capital, shall be what? 2 times the paid up share capital or 50 crores whichever is less। ठीक है, 2 times of the paid up share capital or 50 crores whichever is less। सर एग्जांपल मान लेते हैं 20 करोड़, अगर सोचो पेड अप शेयर कैपिटल है, कितना है? 20 करोड़। सो 2 times कितना होता है आपका? 40 करोड़। तो 40 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, तो आंसर क्या होगा आपका? 40 करोड़। मतलब मैक्सिमम लोन आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए? केवल 50 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन सच लोन्स, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन सच लोन्स। अगर वो तीनों कंडीशन जो है वो आपका सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो उन दैट केस आपका लिमिट भी क्या हो जाता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स? अनलिमिटेड। नहीं तो क्या है, प्राइवेट कंपनी का केस में इट वाज 100%, बट अगर आप ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो इट बिकम्स व्हाट? अनलिमिटेड। आउटसाइडर से अभी भी लिमिट कितना है आपका? 0%। बट सर ये जो 10%, 35%, 100% आप बोल रहे हो, ये किसके ऊपर है? ये किसके ऊपर है? ये किसके ऊपर है? ये किसके ऊपर? मैं वेट कर रहा हूं, ये किसके ऊपर है? सर दिस इज ऑन द paid up share capital plus free reserves plus securities premium। paid up share capital plus free reserves plus securities premium। सर हाँ, ये सब कुछ लिखा हुआ कहाँ पे है? अभी तक तो आप ऐसे बस रूल्स ही पढ़ा रहे हो या फिर कुछ मेथड्स ही पढ़ा रहे हो, अपना ही पढ़ा रहे हो। ठीक है ठीक है, अब चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 73, सेक्शन नंबर 73 में ये लिखा हुआ है, उसका सेक्शन सब सेक्शन 1 में, दैट नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स या फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 76, डिफाइंड अंडर सेक्शन 76। सर सेक्शन 76 जो है ना, सेक्शन 76 वो ना मतलब कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी को डिफाइन करता है। वो क्या करता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी को डिफाइन करता है। ठीक है सर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है सर? एलिजिबल पब्लिक कंपनी सर क्या है सर? सर स्टार्ट होता है मीन से, किससे शुरू होता है सर? मीन से। सर किससे शुरू होता है सर? मीन से। मीन्स अ पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम नेटवर्थ कितना है? मिनिमम नेटवर्थ कितना है? 100 करोड़ रुपया। कितना मिनिमम नेटवर्थ है? 100 CR। ठीक है, 100 करोड़ का नेटवर्थ है। या फिर द टर्न ओवर इज मिनिमम हाउ मेनी करोड़? 500 करोड़ का क्या है आपका? बताइए मुझे, क्या है सर? कितना है सर? 500 करोड़ है। तो नेटवर्थ मिनिमम कितना है? 500 करोड़। एंड टर्नओवर मिनिमम कितना है आपका? 500 करोड़। दोनों में क्या है? और या एंड? दोनों में है सर और। दोनों में क्या है सर? और। यानी कि किसी कंपनी का जिसका नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ है एंड टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ है, उन्हें हम एलिजिबल बोलेंगे पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। बट सर ऐसे नहीं कि बस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ चीज रहता है। क्या सर? सबसे पहले सर इसका ना कंफर्मेशन करना पड़ेगा। कैसे? यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन।
स्पेशल रेजोल्यूशन, 3/4 मेजोरिटी वाली रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, इन द व्हाट, जनरल मीटिंग्स। आपको याद होगा बेसिक में जब मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स, तो उस टाइप का इसमें क्या है, जनरल मीटिंग्स यानी मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स। तो उसमें क्या पास कराना आपको, क्या पास कर, क्या क्या पास करे, बताओ बताओ। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हो। बट अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना है, आपको मन है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही काम चल जाए, तो उस केस में क्या करोगे, क्या करोगे सर? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल सकता है, प्रोवाइडेड, सर कैसे चलेगा? प्रोवाइडेड बोरोइंग्स प्लस प्रपोज बोरोइंग्स, प्रेजेंट बोरोइंग्स मतलब अभी का बोरोइंग्स प्लस प्रपोज बोरोइंग्स। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट बोरोइंग्स और प्रपोज बोरोइंग्स आर लेस देन इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार और सर, मजा आ जाएगा। प्रेजेंट बोरोइंग्स plus proposed borrowings is less than equal to paid up share capital plus free reserves plus securities premium। ठीक है, अगर ये सीन है, सोचो अगर प्रेजेंट बोरिंग 50 करोड़ का था, ठीक है, और ये आप मांग रहे हो 100 करोड़, यानी कि कितना हो गया आपका, 150 करोड़ का बोरिंग्स मांग रहे हो, ठीक है, और ये इट इज लेस देन द कंबाइंड ऑफ द पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द एसआर यू कैन ऑल्सो पास हुआ। सेकेंड चीज इज टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन आपके मेन बुक आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें आपको दिया हुआ है, तो आप लोग अगर इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है, यू हैव टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग, ऑब्वियसली अ पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मतलब अगर आपने ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया और अगर आपके ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, तो यू आर considered as an eligible public company, यानी कि a maximum of 25% of the paid up share capital plus free reserves plus security premium को आप जो है उतना लिमिट तक आप जो है बाहर से यानी कि आउटसाइडर से पैसे मंगवा सकते हैं। तो आपने बोल ही दिया ना, ठीक है, समझ में आया क्या? क्लियर है? हाँ सर। सर 73(1) में और भी कुछ लिखा हुआ था क्या? तुरंत से आप जंप मार के 76 में पहुंच गए? अरे है रे, कुछ के ऊपर ये जो लिमिट है ना, ये एलिजिबल ही नहीं है, मतलब ये एप्लीकेबल ही नहीं, एलिजिबल ही एप्लीकेबल नहीं। कौन सा? ये बैंकिंग कंपनी हो गया, एनबीएफसी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया। तो ये तो तीन तो क्या मेनली क्या है इनका, मतलब काम ही मतलब पैसा लेने देने का रहे। तो पैसा लेने देने का काम ही है, तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा ना बाहर वाले लोग से क्या। बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये जो तीन है, दे आर नॉट, इसी 73(1) जो है ना, ये एप्लीकेबल ही नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, और थर्ड लास्ट पॉइंट, ऐसे कोई कंपनी जिनको प्रिस्क्राइब किया गया, मतलब रूल्स में मेंशन किया गया हो इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई, नाको रे, ठीक है, चलेगा, तो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सर क्या आपको 73(1) के ऊपर सवाल पूछेगा ऐसे कि 73(1) की कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? नहीं सर, मतलब इफ इट्स अ वेरी बेबी लेवल पेपर तो पूछ सकता है, बट अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं कंफ्यूज कैसे करूंगा पता है क्या? मैं आपको इसको 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 मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन करके डालूंगा कि सोचो फलाना एच डी एफ ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, फलाने का हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उसको डिपॉजिट्स मिला है, उसका टर्नओवर ये है, तो विल कैन ही एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो आप क्या करोगे ना, वो कंफ्यूज करने के लिए ना आपको टर्नओवर सब कुछ देगा, और कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा पता है क्या? एकदम क्लोज क्लोज फिगर्स देगा, ताकि आप इसे देखें कि कहीं ना कहीं मैं मिस तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो उसका टर्नओवर मैच नहीं किया, टर्नओवर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, या फिर नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट एन एलिजिबल कंपनी। ठीक है, वो आप बता सकते हो कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो ये नॉट एन एलिजिबल कंपनी, बट 73(1) इज नॉट एप्लीकेबल टू सच कंपनीज, तो बाय डिफॉल्ट दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना इस तरीके से सवाल मैं जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अपने आप को ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस मत पूछो कि फलाना एलिजिबल कंपनी क्या है, या फिर 73(1) किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे तो बेसिक लेवल क्वेश्चन हो गए। आप अपने मन में, जैसे अभी मैंने जो आपको सवाल पूछा वो दिमाग में ऐसे केस स्टडी के फॉर्म में अभी अभी आया पढ़ते पढ़ते, तो इस तरीके से सवाल पूछने का है आपको। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट्स इन जनरल, बट ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स एंड ऑल दी अदर चैप्टर्स ऑफ लॉ। ठीक है, एक बार थम्स अप दे दो कि यहाँ तक एकदम स्मूथ है, एक बार चैट में बता दो स्मूथ, यहाँ तक मस्त स्मूथ चला है अभी तक, बताओ। ठीक है, मजा है यहाँ तक? ओके सर। नेक्स्ट सेक्शन 73(2), 73(2), 73(2), 73(2), ठीक है, 2 में क्या है सर? 73(1) में तो आउटसाइडर्स के ऊपर था, 73(2) में सर एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स, मेंबर्स से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है।
कंप्लाई अगर वो सारे के सारे कंडीशन, देखिएगा कोई एक कंडीशन नहीं भैया, सारा का सारा कंडीशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फ्रॉम 73 टू ए टू एफ, 73 टू ए टू एफ। सेक्शन नंबर का धांसू याद हो रहा, तो हाँ सर बच्चा 73 ए का क्या लिखा हुआ है सर, कंपनी जो है ना सर्कुलेट करेगा क्या सर, मेंबर्स के बीच में क्या, सर्कुलर ऑफ डिपॉजिट इनफॉर्म नंबर GPG1। ये कहाँ लिखा हुआ है, एक्ट में या रूल्स में, एक्ट में या रूल्स में, ये रूल्स में लिखा हुआ है सर। ये कहाँ लिखा हुआ है सर, ये रूल्स में लिखा हुआ है। कंटेनिंग क्या, कंटेनिंग तीन चीज, कंटेनिंग क्या, कंटेनिंग तीन चीज, कंपनीज लेटेस्ट, कंपनीज लेटेस्ट financial statements, company's latest financial statements, total number of depositors, company's latest financial statements, total number of depositors, and the amount of deposits what, amount of deposits what, outstanding, number of deposits, amount of deposits outstanding. So the company's financial position, the total number of depositors, and the amount of deposits outstanding. क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक की बात, श्योर 100%, हाँ समझ जा। ओके सर, तो इसके बाद सर इसको करने से पहले ना DPT1 को किसी और को देने का है, पप्पा को देने का है। पप्पा कौन, आरओसी, पप्पा कौन, आरओसी को देने का है सर। आरओसी को पहले DPT1 सबमिट कर दो, उसके बाद मेंबर्स को सबमिट करना है, सॉरी सर्कुलेट करना है विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। और उसके पहले किसको अपॉइंट करने का है, ये सर्कुलेशन के पहले, ये जो DPT1 को सर्कुलेट करना है उसके पहले किसको अपॉइंट करने का है, देखता है किसको किसको याद है। ठीक है, सर्कुलेट करना टू ऑल इट्स मेंबर्स, हाँ टू सर्कुलेट टू इट्स ऑल इट्स मेंबर, मेजोरिटी नहीं, ऑल इट्स मेंबर। एकदम टिक करके पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। किसको किसको अपॉइंट करने का, आंसर नहीं है, भूल गया बच्चा लोग, बताइए किसको अपॉइंट करने का है बिफोर आई सर्कुलेट द DPT1 टू द मेंबर्स। और ये तीन चीज एड्रेस करूं, किसको, हाँ डिपॉजिटर ट्रस्टी, डिपॉजिटर ट्रस्टी को अपॉइंट करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गया, मेंबर्स को भी सर्कुलेट करना है और ये DPT1 जो है सबमिट करना है किसको, आरओसी को। सबमिशन वाला काम हो गया। नंबर 2, 30 अप्रैल को खड़ा होके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखने का कि कितना सारा जो डिपॉजिट्स है वो मेच्योर होने वाला है। ठीक है, और उसमें से 20% अमाउंट जो है उसको एक सेपरेट शेड्यूल बैंक पर रखना है, एंड वी गॉट दैट अकाउंट एज द डिपॉजिट रिपाइमेंट रिजर्व, डिपॉजिट रिपाइमेंट रिजर्व, डिपॉजिट रिपाइमेंट रिजर्व। ठीक है, DRR, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। ठीक है, तो उस पैसा को आपको कितना, मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ लिमिट नहीं है, मिनिमम 20% डिपॉजिट करने का है। कहाँ पे, 30 अप्रैल में, 30th अप्रैल ऑफ द ईयर। ठीक है, 30th अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, 30th अप्रैल ऑफ एवरी ईयर खड़ा होना है। नेक्स्ट ईयर में से देखने का, क्या करना है, नेक्स्ट ईयर से देखने का, नेक्स्ट ईयर से देखने का। सर क्या देखने का, सर ये देखने का है कि कितना सारा डिपॉजिट्स जो है नेक्स्ट ईयर में आप क्या होने वाला है, मेच्योर होने वाला है, उसके अमाउंट जो है उसमें से मिनिमम 20% डिपॉजिट करना है इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक में, नोन एज द डिपॉजिट प्रीपेमेंट रिजर्व। इसका मैंने एग्जांपल आपको लिखवाया। डी ओमिट हो गया, ई। सर डिपॉजिट की रिपेमेंट में ना कोई भी आपका ना डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ना ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट में, ना ही उसका इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब दोनों ही अमाउंट जो है उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन केस खुदा ना खास्ता आपका अगर बाई चांस डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, तो जब आपने उस डिफॉल्ट को ठीक किया था, एग्जाम्पल 1/10/1/2/22 को आपने डिफॉल्ट कर दिया बाई चांस, ठीक है, आपने पे नहीं किया, इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं किया या फिर कोई भी अमाउंट पे नहीं किया आपने बाई चांस, और आपने 1/4/22 में इसको ठीक किया, रेक्टिफाई कर दिया इसको, ठीक है, रेमेडी कर दिया इसका, तो यहां से लेकर कितना साल, 5 इयर्स गिनेंगे, यहां से 5 साल पार होने के बाद में यू आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, मतलब जिस दिन आपने ठीक किया है उससे कितना साल गिनेंगे हम लोग, कितना, 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर F, डिपॉजिट्स शुड बी फुल्ली सिक्योर्ड। जनरली डिपॉजिट्स जो है तो फुल्ली सिक्योर्ड होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, नेक्स्ट चैप्टर जो है चार्जेस के ऊपर ही है, तो भी मैं पढ़ाऊंगा कि क्यों सिक्योर्ड होना जरूरी होता है। अगर बाई चांस सिक्योर्ड है और अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अ चार्ज। ठीक है, और चार्ज का आप कस्टडी ले सकते हो। ठीक है, एंड इफ नॉट, देन कंपनी शुड मेंशन इट एवरीवेयर दैट द डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड। ठीक है, मतलब जनरली डिपॉजिट्स क्या होना चाहिए, फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए, और इन केस इफ द सेम इज नॉट सिक्योर्ड, ठीक है, देन क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको भैया, आपको बताना पड़ेगा कि ये अनसिक्योर्ड है भैया। ठीक है, इट इज व्हाट, अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट,
सर ये सारे कंडीशन क्या सारे कंपनी को फुलफिल करना है? नहीं नहीं सर, इसके लिए भी एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन कहाँ दिया हुआ है? ठीक है, एग्जेम्पशन कहा किसको किसको दिया हुआ है? सारे के सारे प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनीज नॉर्मल वाला एंड प्राइवेट कंपनीज जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं दोनों। ठीक है, तो ऑल प्राइवेट कंपनीज, आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी, इन सबको एक छूट दिया गया है कि भैया आप ए टू ई कंप्लाई मत करो, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल एक कंडीशन फुलफिल कर दो जो कि है क्लॉज एफ, जहां आपको बता रहा है कि डिपॉजिट्स आर फुल्ली व्हाट सिक्योर्ड। मजा मजा आ गया सर, मतलब क्या, मतलब मजा आया, हम अपना ही तारीफ मजा मजा करके कर रहे हैं या मतलब करने वाला लोगों को भी मजा आ रहा है भैया? है ना, आ रहा तो ओके। 73 3 सर बहुत सिंपल सेक्शन कि आपको बताना है, कहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी ना अपना जो डिपॉजिट्स लिया है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो टाइमली पे करना है इट्स मेच्योरिटी। 73 3 में लिखा हुआ है कि उनको मेच्योरिटी के अंदर पे करना पड़ेगा। 74 4 सर अगर बाई चांस आपको पेमेंट नहीं मिलता, कंपनी फेल हो जाता है इन द पेइंग ऑफ इंटरेस्ट टाइमली और रिपेइंग ऑफ डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट होल्डर जो है किसके पास अप्रोच कर सकता है? दद्दू के पास। दद्दू माने एनसीएलटी के पास जाएगा, कोर्ट ट्राइब्यूनल है ये, ट्राइब्यूनल, और उनका वेट नेसेसरी ऑर्डर्स का वेट करे। ठीक है, 73 5 इंपॉर्टेंट है कि जो टीआरआर में अपने अमाउंट डिपॉजिट किया था ना मिनिमम कितना 20%, वो अमाउंट और आप कहीं इस्तेमाल नहीं करेगा एक्सेप्ट द रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स का रिपेमेंट के अलावा आप इसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है सर, मजा आया सर यहाँ पे। ठीक है, आनंद आ गया तब जीवन में सर, क्या ही बताया आपको। आइए, ठीक है, आइए। बट सर जो एक $1000 क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता है वो है कि आखिरकार ये डिपॉजिट्स क्या है? ठीक है, ये डिपॉजिट्स क्या है? तो भैया डिपॉजिट्स जो है इज डिफाइंड अंडर टू सब सेक्शन 31। सही बोला ये? बताइए। ठीक है, डिपॉजिट्स इंक्लूड, ठीक है 231 में। ओके, तो डिपॉजिट्स इंक्लूड व्हाट? एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन और एनी अदर फॉर्म। तीन चीज, क्या बोला? हाँ सर क्लॉज है, ठीक है ना, वेरी गुड। डिपॉजिट्स और लोन और एनी अदर फॉर्म, ठीक है, मतलब आपको पैसा कैसे भी मिले, चाहे डिपॉजिट के फॉर्म में मिले, चाहे लोन के फॉर्म में मिले, या कोई भी फॉर्म में आपको मिले, बट इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखो, कोई भी पैसा आपको मिला उसको हम डिपॉजिट्स मानेंगे, कोई भी, क्या बोला मैंने, कोई भी फॉर्म में अगर आपको पैसा मिला है तो हम उन्हें क्या मानेंगे? एनी फॉर्म में जो मनी रिसीव्ड हुआ है उसे हम क्या मानते हैं? उन्हें हम डिपॉजिट्स मानते हैं। ठीक है, बट ना आरबीआई ने जो है इन कंसल्ट मतलब ऑब्वियसली लॉ एंड प्लस दी आरबीआई के कंसल्टेशन में देयर आर सर्टेन नेगेटिव लिस्ट जो दिया हुआ आपका, जिसको हम डिपॉजिट्स नहीं मानते। ठीक है, सबसे पहला क्या था? बट किल, सबसे लोग बड़े, सबसे पहला पॉइंट क्या? बड़े लोग, बड़े लोग। सर बड़े लोग मतलब सर अगर आपको सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इन सब से पैसे मिलता है, या फिर कोई पैसा जिसका रूट गवर्नमेंट के थ्रू है, सोर्स गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, बड़े बड़े लोगों से अगर पैसे मिलते हैं हमें, ठीक है, तो सर पैसे मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलने दो, इन्हें हम डिपॉजिट्स के कैटेगरी में डालते नहीं है। सर और बड़े लोग, और बड़े लोग मतलब फॉरेन गवर्नमेंट से मिले हमें, बाहर का गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर फॉरेन कंपनी से मिले मेरे को, या फिर फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से मिले हमको, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से मिले, यानी कि फॉरेन 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 फॉरेन, बट इंसान नहीं, क्या बोला? फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन। इंसान नहीं सर, इंसान नहीं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, इन चारों से अगर हमें पैसा मिला है तो हम उन्हें डिपॉजिट्स नहीं मानते हैं। फिर नॉर्मल बैंक, बैंक से तो पैसा मिलना ही है ऐसे भी, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम अनदर कंपनी, या फिर अमाउंट रिसीव्ड बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। यानी कि सर मेनली जो है ना नॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होता है, ठीक है, कौन सा नॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है? लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम हुम, पीएफआई, लोन फ्रॉम अनदर कंपनी, लोन रिसीव्ड बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। ये चारों लोग जो है, इनसे अगर हमें पैसे मिलते भी हैं, ठीक है, तो भी हम इन्हें डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। फिर अपने लोग, अपने तो अपने होते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? ठीक है, तो लोन फ्रॉम पब्लिक कंपनी, ठीक है, लोन्स बाय द पब्लिक फ्रॉम, लोन्स बाय द पब्लिक कंपनी फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, या फिर प्राइवेट कंपनी अगर उनको डायरेक्टर से मिला है और उनके रिलेटिव से भी चलेगा, मतलब पब्लिक कंपनी अगर है तो केवल और केवल कौन? डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी है तो केवल और केवल कौन? डायरेक्टर। अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर भी है, साथ साथ में
रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में क्या है, डायरेक्टर्स भी है और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, दोनों दोनों से अगर हमें डिपॉजिट्स मिल रहा है तो हम उन्हें डिपॉजिट्स नहीं मानते। अगर हमें उनसे पैसे मिल रहे हैं तो हम उन्हें डिपॉजिट्स नहीं मानते, प्रोवाइडेड कि डायरेक्टर जो पैसा आपको लोन के फॉर्म में दे रहा है ना, वो बोरोड फंड नहीं होना चाहिए, वो कहीं से उठाया हुआ पैसा लेके कंपनी में जमा नहीं होना चाहिए, वो उनके खुद के पैसे से, ओल्ड फंड से उनको लोन देना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपना ओल्ड फंड को यूज करके लोन दिया है तो इन दैट केस उन्हें हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। क्या बोला मैंने, उन्हें हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में क्या दिया हुआ है सर, सर ये पैसा जो है ना अपना सोर्स ऑफ इनकम है। सर अपना सोर्स ऑफ इनकम मतलब जैसे मैंने शेयर्स इशू किया, जब मैं शेयर्स इशू करूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल पैसे मिलेंगे। क्या मैं उन्हें डिपॉजिट्स मानूं, सर डिपेंड करता है कैसे। अगर मैंने अपना अलॉटमेंट प्रोसेस को 60 डेज के अंदर समाप्त कर दिया है, मैंने अपना अलॉटमेंट प्रोसेस को 60 डेज के अंदर समाप्त कर दिया है, तो अगर हमें अमाउंट मिला बाय द इशू ऑफ शेयर्स तो हम उन्हें क्या क्या हम उन्हें डिपॉजिट मानेंगे, नहीं बताओ बताओ, क्या हम उन्हें डिपॉजिट मानेंगे, ये आंसर इज तो। बट सर अगर बाई चांस अलॉटमेंट प्रोसेस नहीं हो पाया तो आपको पैसों को 15 डेज के अंदर वापस करना पड़ेगा। यानी कि पैसा आ गया और आपने रख लिया तो अलॉटमेंट को 60 डेज के अंदर कंप्लीट करो। ठीक है, और अगर आपने वापस किया है तो 15 दिन के अंदर वापस कर दो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया आपका, इन दैट केस हम उन्हें डिपॉजिट्स नहीं मानते। ठीक है सर, ये तो शेयर्स के रिलेटेड हो गया पॉइंट। क्या डिबेंचर्स वाले केस में भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल सर डिबेंचर्स वाले केस में भी एप्लीकेबल है। क्या सर, बाय इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, सर सिक्योर्ड डिबेंचर्स नो ही है, नो ही है, नो ही है, कोई बात। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, आप उनको इशू कर दो तो भी चलेगा। सर कन्वर्टेबल कब तक होना चाहिए, 10 साल। कन्वर्टेबल कब तक होना चाहिए सर, 10। कब तक, 10। कितना सर, 10। ठीक है सर, सिक्योर डिबेंचर्स भी नहीं है और कन्वर्टेबल में है तो, अरे लिस्टेड, अरे डिबेंचर्स लिस्ट हो सकता है, बिल्कुल सर डिबेंचर्स लिस्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ सर, क्लियर है, यस। अब रूटीन मैटर्स, दाल भात, रोटी तो खाना पड़ेगा ना, रोटी वाला मैटर्स। सर अगर आपको कोई एडवांस मिला है, क्या मिला आपको, आप बिजनेस कर रहे हो या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपको एडवांस का रुपया मिला, पता ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं, उसके पहले आपने मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया कि यार भैया है तो अच्छा ही पढ़ाएंगे शायद, सबकी तारीफ। ठीक है, तो एडवांस जो है वो आपको मिल गया। ठीक है, एडवांस रिसीट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स, एडवांस रिसीव हुआ आपको इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऐसे नॉर्मली एडवांस नहीं मिला, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको एडवांस मिला है। और आपने जो सामान के लिए प्रॉमिस किया जिसके लिए आपको एडवांस मिला, इफ आई एम अ सेलर, इफ आई एम अ बिजनेस पर्सन, ठीक है, तो मुझे जो एडवांस मिला है अगेंस्ट जो भी सामान, एग्जांपल आईफोन 15 आने वाला है, उसके अगेंस्ट मुझे एडवांस मिल गया कि जब भी ये फोन आएगा आप मुझे दे दीजिएगा। मुझे उस सामान को 365 डेज के अंदर अगर मैंने दे दिया सामान को, उस केस पे जो अमाउंट मुझे एज एन एडवांस मिला है उन्हें हम डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। रहा बात सर्विस के लिए, तो सर्विस के लिए तो बहुत बहुत टाइम है, बहुत बहुत टाइम, कितना, 5 साल के अंदर अंदर बोला सर्विस खत्म कर देना आपका, 5 साल। ठीक है, बट इसमें एक और डाला हुआ है। और क्या डाला हुआ है, एज पर द कस्टम ऑफ द इंडस्ट्री। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें, एग्जांपल सोचो, अगर आप सीए का बात करें तो सीए में हर अटेम्प्ट में 6 6 महीना के हिसाब से होता है, तो कस्टम क्या हो गया, हर एक क्लासेस का 6 मंथ्स का, तो वहां कस्टम क्या होगा, 6 मंथ्स। मुझे 6 मंथ्स के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, विच एवर इज लेस है, विच एवर इज मोर नहीं, विच एवर इज लेस। तो यानी कि सर अगर बिजनेस हुआ गुड्स के लिए, मतलब अगर गुड्स के लिए हुआ, बिजनेस नहीं बोलूंगा मैं, गुड्स के लिए बोलूंगा, गुड्स के लिए हुआ तो 365 डेज के अंदर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सर्विसेज हुआ तो सर 4 इयर्स के अंदर, या फिर इंडस्ट्री का कस्टम, विच एवर इज वॉट, लेस। दोनों में से जो भी लेस है उसको हम लोग को यूज करना है। पॉइंट नंबर 14 है सर, सर कभी कभी हम लोग को ना एम्प्लॉय से भी डिपॉजिट्स मिलता है। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है किससे हमें, एम्प्लॉय से, और वो डिपॉजिट जो है ना वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड नॉट एक्सीड देखिएगा, इट शुड नॉट एक्सीड द एनुअल सैलरी। यानी कि सर सोचो एग्जाम्पल, आपका सैलरी है 12,000 रुपया, कितना रुपया सैलरी है आपका, 12,000, तो एनुअल सैलरी कितना हो गया, 1,44,000 का एनुअल सैलरी हो गया। इस
अगर सोचो 1,40,000 रुपए का एम्प्लॉयर डिपॉजिट किया सिक्योरिटी डिपॉजिट विदाउट एनी इंटरेस्ट, इन दैट केस ठीक है, इन दैट केस इसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट, सर इसको हम डिपॉजिट डेफिनेशन में अंडर 231 हम लोग नहीं माने। ठीक है, नेक्स्ट सर एकदम विचित्र लोग मतलब अगर हमें अमाउंट कुछ रिसीव है फ्रॉम द ट्रस्टी, ट्रस्टी से अगर पैसा मिला है तो हम उन्हें डिपॉजिट्स नहीं मानते। ये जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब कंपनीज हो गए, जैसे कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इनके थ्रू अगर मुझे पैसे मिले हैं तो मैं इन्हें डिपॉजिट्स नहीं मानता। अमाउंट रिसीव फ्रॉम चिट फंड कंपनी, चिट फंड कंपनी से अगर मुझे पैसे मिले, किससे मिले मुझे, चिट फंड कंपनी से मुझे पैसे मिले, चिट फंड, तो उन्हें भी हम डिपॉजिट्स नहीं मानते हैं। निधि कंपनी से अगर मुझे पैसे मिले फ्रॉम इट्स मेंबर्स, निधि कंपनी के मिले हैं मुझे पैसा फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो भी हमें डिपॉजिट्स नहीं मानते हैं। ठीक है, एंड टू क्लॉज सॉरी नंबर 19 टू क्लॉज 91 मतलब, ठीक है, क्लॉज नंबर पॉइंट नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, अगर कोई अमाउंट मिला है किसको, स्टार्टअप कंपनी को, किसको मिला है, स्टार्टअप कंपनी को, और उन्होंने बोला है कि हम ना आपको कन्वर्टेबल नोट्स इशू करेंगे, पर ध्यान रखिएगा, हमेशा इट इज लेस देन, बट जनरली इसमें क्या दिया हुआ है देखो, और जो कन्वर्टेबल नोट्स है ना, वो कितना का होना चाहिए, 25 lakhs और मोर, कितना का होना चाहिए, 25 lakhs और मोर, मतलब ये जो कन्वर्टेबल नोट्स है ये कितने का है, 25 lakhs और मोर का है। ठीक है, एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन द नेक्स्ट 10 years, यानी कि सर एक स्टार्टअप कंपनी है सोचो, उसको आप पैसे दे रहे हो और उस पैसों के बदले वो आपको एक कन्वर्टेबल नोट दे रहा है, उसका टोटल अमाउंट जो है एटलीस्ट 25 लाख होना चाहिए, कितना बोला मैंने, एटलीस्ट 25 लाख होना चाहिए। एंड ये प्रॉमिस है कि इनको ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेगा इन द फ्यूचर, इन द कमिंग 10 years। जो आपको नोट्स मिला है, कन्वर्टेबल नोट्स मिला है, उसको वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेगा इन द नेक्स्ट 10 years, तो हम उन्हें डिपॉजिट्स नहीं माने। ज्यादा 19 पॉइंट्स। सबसे पहला था आपका बड़े बड़े लोग, नंबर 2 इज फॉरेन कॉर्पोरेशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और बड़े लोग, फिर रेगुलर के पैसे यानी कि बैंक, पीएफआई, अनदर कंपनी, एंड कमर्शियल पेपर इशू करके अपने लोग, डायरेक्टर्स उनके रिलेटिव्स, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट वो खुद का पैसा होना चाहिए। शेयर्स इशू करके 60 days 15 days, याद रखिएगा, सिक्योर डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इशू ऑफ लिस्टेड डिबेंचर्स, एडवांस मिला ऑर्डिनरी कोर्स में और सही टाइम में आपने डिलीवर कर दिया। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, बट वो एनुअल सैलरी से जो है आपका कम होना चाहिए। अजीब अजीब लोग, ट्रस्टी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, चिट फंड कंपनी, निधि कंपनी एंड स्टार्टअप कर। ठीक है, बताओ यहाँ तक मुझे बताइए, मस्त मस्त है या नहीं, मस्त, मतलब भाई बवाल। ठीक है, एक्सीलेंट। ओके, आई एम मूविंग अहेड। ठीक है, ये सब पार्ट तो अपने आपका नोट्स में लिखा हुआ है, तो सब आप कर लीजिएगा कि कब कब डिपॉजिट्स मारेंगे, कब कब नहीं मारेंगे। सेक्शन नंबर 74, वैसे तो सेक्शन नंबर 74 जो है वो उतना रेलेवेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 74 इसलिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि चार्जेस जब डिपॉजिट्स नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गया। मतलब सोचो बाई चांस जब ये चार्जेस इंट्रोड्यूस, अरे बार बार चार्जेस चार्जेस निकल रहा, सॉरी, डिपॉजिट्स जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो 1/4/2014 के पहले भी तो कंपनीज को डिपॉजिट्स मिलता था, तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, उनको तो ऐसे छोड़ना नहीं है। तो वो ट्रांजिशनल प्रोविजन ये दिया हुआ है अंडर सेक्शन 74। ठीक है, तो अगर आपके पास डिपॉजिट्स रिसीव्ड है प्रायर टू 1/4/2014 और अभी भी आउटस्टैंडिंग है, देखो डिपॉजिट्स मिला 1/4/14 को और आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, तब तो खेला ही खत्म, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट 1/4/14 के पहले आपको डिपॉजिट्स मिला और अभी भी बाकी है, उस केस में आपको सबसे पहले पप्पा को बताना पड़ेगा कि पप्पा मुझसे ही गलती हो गई है। आप किसको इन्फॉर्म करोगे, आरओसी को, इन्फॉर्म नंबर डीपीटी 4। किसमें इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म नंबर डीपीटी 4 में सारे डिटेल्स बताओगे कि ये डिपॉजिट्स किसका है। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम 1/4/2014। ठीक है,
जितना भी आपका जो है कितने महीनों में बताओगे आप आरओसी को? इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आपको बताना था फ्रॉम 1/4/2014 कि आपके कितने डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है, और उन डिपॉजिट्स को रीपे भी करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम 1/4/2014, क्योंकि आप आगे जाके रूल्स में पढ़ते हो कि मिनिमम डिपॉजिट का टाइम जो होता है वो 6 महीना होता है, 3 महीना भी हो सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, एंड मैक्सिमम इज 36 मंथ्स, थ्री थ्री इयर्स, राइट? तो इसलिए 3 साल का टाइम दिया कि जिसका भी आपका डिपॉजिट लिया हुआ है उनको भैया आप रीपे करो। कब तक? 1/4/2017 तक, राइट? 3 साल, 1/4/17 तक आप पेमेंट करो। 1/4/17 तो 23 चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये बहुत पुराना प्रोविजन है। या फिर एक्चुअल ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि सोचो अगर बाई चांस आपको रीपे करना है बाई 1/4/2017, ड्यू डेट इज 1/2016, तो कब तक पे करना है आपको? 1/4/2016। बट सर 3 साल में ना पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है सर, कोई रीजन से 3 इयर्स में पेमेंट करना पॉसिबल है। तो आप किसको पुकार लगाओगे? दद्दू को। पप्पा को तो बोल दिया आपने, आरओसी बोल दिया कि ये इतना साल के अंदर खत्म करना है आपको। अब किसके पास जाओगे? दद्दू के पास। दद्दू मतलब एनसीएलटी, दद्दू मतलब एनसीएलटी। एनसीएलटी अगर चाहे, लुकिंग इन द फैक्ट्स ऑफ द केस, लुकिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस, वो चाहे तो आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, बट सर अगर फिर भी आपने जो है ना, आपको 3 साल मिला प्लस एनसीएलटी से भी आपको एक्सटेंशन मिला, उसके बावजूद भी आपने कॉन्ट्रावीन किया प्रोविजन को, मतलब आपने फुलफिल नहीं किया, तो आपके ऊपर लगेगा फाइन। आपके ऊपर क्या लगेगा भैया? क्या लगेगा? क्या लगेगा? फाइन लगेगा, फाइन। ठीक है, फाइन कितना लगेगा? अगर कंपनी है तो मिनिमम फाइन में, फाइन इज हाउ मच? 1 करोड़। कंपनी है तो मिनिमम फाइन कितना? 1 करोड़। मैक्सिमम फाइन कितना? 10 करोड़। कंपनी है तो मिनिमम फाइन कितना? 1 करोड़। मैक्सिमम कितना? 10 करोड़। ठीक है, और ओआईडी 1 से ऑफिसर इन डिफॉल्ट, सर कंपनी के ऊपर भी लगेगा, ओआईडी के ऊपर भी लगेगा, इतना पेनल्टी? पेनल्टी नहीं, फाइन। हाँ, क्योंकि पेनल्टी से तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन तो मेरे को किससे है? फाइन से। सर कितना है? 25 लाख से लेके 2 करोड़, 25 लाख से लेके 2 करोड़, या फिर 7 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर दोनों। समझ में आया? और आ सकता है क्या है? और हाँ सर, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है 74, बिकॉज वो ट्रांजिशन कब का हो चुका है, तो उस वक्त का एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। बट अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस इट इज देयर इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी। सेक्शन नंबर 75 बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इट्स देयर। ठीक है, क्या है सर? अगर 74 का जो आपने कॉन्ट्रावेंशन किया ना, जो भी आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है ऑफ 74, वो इंटेंशनल है, वो इंटेंशनल जानबूझ के आप डिफ्रॉड करना चाहते हो कंपनी को, क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, टैक्स अथॉरिटीज को। अगर आपका उद्देश्य है कि आपको ना बदमाशी करना है, कॉन्ट्रावीन करना है, इस वजह से आप डिफॉल्ट कर रहे हो, तो आपके ऊपर मुकदमा लगेगा अंडर सेक्शन 447, हाई 447, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग 447। ठीक है, फ्रॉड डिक्लेयर किया जाएगा आपके ऊपर, फ्रॉड का इंजाम लगेगा, फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ठीक है सर, 76A जो है, 76 जो है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अगर आपने उसमें कॉन्ट्रावेंशन किया है, ठीक है, तो भी आपके ऊपर क्या लगेगा? फाइन लगेगा, और ये फाइन थोड़ा और स्ट्रिक्ट है इन द प्रीवियस वन। ठीक है, कितना है? 1 करोड़ मिनिमम, वेरी बिग, 1 करोड़, और 2 टाइम्स ऑफ द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में तो हल्का सा बोल सकता हूँ कि पहले वाले से रिलैक्सेशन ही है, राइट? पहले वाले से रिलैक्सेशन ही है। तो 1 CR मिनिमम फाइन है, या 1 CR या फिर 2 टाइम्स ऑफ द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, से लेके मैक्सिमम फाइन कितना है? 10 CR। ठीक है, मतलब मिनिमम जो है, मिनिमम का मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 1 CR। ठीक है, मिनिमम का मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 1 CR, और मैक्सिमम का मैक्सिमम कितना है? 10 करोड़। इसको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। और अगर ओआईडी है तो मिनिमम कितना? 25 लाख। मिनिमम कितना? 25 लाख। मैक्सिमम कितना? 2 करोड़। मैक्सिमम कितना? 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़, एंड मतलब सर फाइन भी लगेगा, साथ में आपको जेल भी जाना पड़ेगा। कितने साल तक? एटलीस्ट, एटलीस्ट सर अप टू 7 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो 25 लाख, 2 करोड़ एंड इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी अप टू 7 years। सर ये जो आपने काम किया ना, ये 76 का, ये भी आपने इंटेंशनल तरीके से किया था ताकि आप कंपनी को डिफ्रॉड कर सको, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को आप डिफ्रॉड करने के पर्पज से किया, तो आपके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा लगेगा। क्या लगेगा? फ्रॉड का मुकदमा अंडर सेक्शन 447, अंडर सेक्शन व्हाट? 447। ठीक है, समझ में आया क्या? सर मजा, ओके। ठीक है, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, नाउ द रूल्स। ठीक है, नाउ द रूल्स। सर रूल्स में क्या क्या है सर? रूल से सबसे पहला रूल जो हम लोग रेलेवेंट एग्जाम के लिए वो पढ़ेंगे हम लोग, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है सर?
सर रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 के तहत मिनिमम टेन्योर फॉर डिपॉजिट्स, मिनिमम टेन्योर, मिनिमम पीरियड फॉर अ डिपॉजिट हाउ मच, 6 माह, 6 मंथ्स, ठीक है। मिनिमम टेन्योर फॉर डिपॉजिट हाउ मच, 6 मंथ्स। मिनिमम टेन्योर फॉर डिपॉजिट इज हाउ मच, 6 मंथ्स, एंड मैक्सिमम कितना है आपका 36 मंथ्स, यानी कि 3 इयर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, राइट। तो डिपॉजिट कितना है आपका 6 मंथ्स, एंड इसमें कितना है 36 मंथ्स। आई स्टिल सजेस्ट यू डोंट राइट 3 इयर्स, राइट 36 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि वो आपका रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। बट सर 6 महीना से भी कम हो सकता है क्या डिपॉजिट का पीरियड? अरे यार 6 महीना तो पैसा रखो कम से कम डिपॉजिट का। अच्छा ठीक है, मूड मत खराब करो। इट कैन बी फॉर 3 मंथ्स ऑल्सो, इट कैन बी फॉर 3 मंथ्स ऑल्सो, 3 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि जो आपका डिपॉजिट का अमाउंट है इट इज इक्वल टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। मतलब 3 महीना तभी हो सकता है अगर वो अमाउंट जो है इट डज नॉट एक्सीड या फिर इट इज लेस देन हाउ मच, 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तब 6 महीना जाके क्या हो सकता है 3 महीना। अगर ये 10% से ऊपर हो गया तो मिनिमम कितना 6 मंथ्स, मैक्सिमम कितना 36 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट है, इट इज मेंशन इन रूल नंबर 3। सर और एक इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 7, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से मैंने आपको कहा था कि जब भी आप रिवाइज करोगे तब आप मेरा लेक्चर लेकर रिवाइज कर लोगे, सामने में नोट्स लिख लोगे, ठीक है। जबरदस्ती का इसमें बहुत समय वेस्ट नहीं करना है आप लोग को, बिकॉज ये रूल्स उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स का ट्रस्टी, ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है। सर किसको जरूरी है? सर अगर एक कंपनी है अंडर 73(2) या फिर यानी 73(2) का मतलब क्या हो गया, 73 सबसेक्शन 2 का मतलब क्या हो गया, कंपनी जो मेंबर से पैसे उठा सकते हैं, या फिर एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो मेंबर से भी उठा सकते हैं और आउटसाइडर से भी उठा सकते हैं, वो जब भी सर्कुलर इशू करने वाले हैं इनवाइटिंग द डिफरेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, मतलब सर ये जब दोनों कंपनीज चाहे वो 76 73(2) के तहत हो या फिर एलिजिबल कंपनी अंडर सेक्शन 76, ये जब भी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए सर्कुलर इशू करेंगे, एडवर्टीजमेंट इशू करेंगे, तो दे हैव टू इट इज अ मस्ट दैट दे हैव टू अपॉइंट ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स, दे हैव टू अपॉइंट ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स, उनको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द डिपॉजिटर्स, ठीक है। सर एक ट्रस्टी अपॉइंट करना है या एक से ज्यादा ट्रस्टी भी अलाउड है? आंसर इज आप चाहे तो एक करो, चाहे आप एक से ज्यादा डिपॉजिटर ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं, पहला पॉइंट में यही लिखा हुआ है। और उस अपॉइंटमेंट के वक्त में कंपनी इनवाइटिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और द एलिजिबल कंपनी फ्रॉम द पब्लिक शैल हैव टू अपॉइंट वन और मोर ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिशन बिफोर सच इनविटेशन, बिफोर सच इनविटेशन यानी कि जब आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो डिपॉजिट करने से पहले आपको ट्रस्टी को अपॉइंट करना अनिवार्य है। उनके तरफ से यानी कि ट्रस्टी की तरफ से हमें रिटर्न कॉन्सेंट भी चाहिए, रिटर्न कॉन्सेंट भी हमें चाहिए, रिटर्न कॉन्सेंट भी चाहिए हमें, और उनका स्टेटमेंट में अपीयर होना चाहिए नाम कि हाँ डिपॉजिटर ट्रस्टी मिस्टर लालू है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सर उनके बीच में ट्रस्टी के साथ में कंपनी का एक ट्रस्ट डीड भी बनेगा, और वो फॉर्म नंबर कौन सा होगा, DPT 2, डीपीटी DPT 2, ठीक है। उनके बीच में क्या होगा, ट्रस्ट डीड अंडर फॉर्म नंबर DPT, ठीक है, DPT 2। और सर एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द इश्यू ऑफ डिपॉजिट एक सर्कुलर जो है आपको देना पड़ेगा, यानी कि सर ये जो आपको काम बोला ना ट्रस्टी वाला, ठीक है, ये एटलीस्ट 7 डेज पहले हो जाना चाहिए बिफोर द इश्यू ऑफ द डिपॉजिट, ठीक है। ये एटलीस्ट 7 डेज पहले हो जाना चाहिए, ठीक है, बिफोर द इश्यू ऑफ द डिपॉजिट। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, कोई दिक्कत बताइए? नहीं है, ठीक है। 7 दिन पहले तो एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए, जब आप सर्कुलर इशू कर रहे हो टुवर्ड्स द वेरियस पब्लिक, तो इसके पहले पहले 7 दिन पहले ही आपको हो जाना चाहिए, आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम द डिपॉजिटर ट्रस्टी? डिपॉजिट ट्रस्टी बनने के लिए कोई कोई लोग डिस्क्वालिफाइड है, कौन कौन है सर? सर डायरेक्टर हो सकता है, केएमपी हो सकता है, कोई अदर ऑफिसर हो गया, एम्प्लॉय हो गया ऑफ किसका, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, और द डिपॉजिटर इन दैट कंपनी। सर मतलब ये जो अपने लोग होते हैं ना कंपनी के, जैसे कौन कौन हो गए, केएमपी हो गए, ठीक है, केएमपी हो गया, फिर डायरेक्टर हो गया, ऑफिसर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, किसका किसका, होल्डिंग का, सब्सी का, एसोसिएट का, ठीक है। ये सभी सभी लोग जो है ना, ये कहीं ना कहीं कंपनी के लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिपॉजिटर्स को उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाई।
इनके रिलेटिव्स को भी हमने क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाइड। पर्सन हु इज इनडेटेड, जिसके ऊपर उधार है भैया खुद का कंपनी का, तो उधार के नाम पे वो कहाँ कुछ बोल पाएगा, राइट, तो वो बोल ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको हम लोग ये डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बनाते हैं। वो एक ऐसा इंसान जिसके साथ में मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है। मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब अच्छा खासा मटेरियल रिलेशनशिप है, ठीक है, अच्छा खासा मटेरियल रिलेशनशिप अगर है तो उस केस में ही इज व्हाट, डिस्क्वालीफाइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई गारंटी दिया है कंपनी के बिहाफ में तो भी हम लोग उसको डिस्क्वालीफाइड मानते हैं। ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज अ डिपॉजिटर ट्रस्टी, ठीक है। तो ये जो कितने लोग होते हैं डायरेक्टर केएमपी वगैरह, उनके रिलेटिव, पर्सन हु इज इंडेटेड, नंबर टू जिसका मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है, एंड फाइनली जो इन्होंने गारंटी दिया। सर आखिरकार ये डिपॉजिटर ट्रस्टी है, इनका ड्यूटीज क्या क्या है, इनका ड्यूटीज क्या क्या है। सबसे पहला ड्यूटी तो ये है कि जो एसेट्स है जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया गया है, जो डिपॉजिटर, जो ये एसेट्स है जिनके अगेंस्ट क्या किया गया है, आपका चार्ज क्रिएट किया गया है, ठीक है, एंश्योर द एसेट्स ऑन विच द चार्ज आर क्रिएटेड आर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि सर जो ये सिक्योरिटी बेंचेस होते हैं, ठीक है, उनका ना चार्ज क्रिएट किया हुआ रहता है एसेट्स का। तो आपको एज अ डिपॉजिटर ट्रस्टी देखना है कि जो ये चार्ज क्रिएट किया गया ना, अभी नेक्स्ट चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो इतना स्ट्रेस नहीं है, तो जो चार्ज क्रिएट किया गया है वो सफिशिएंट है या नहीं है, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट को वापस करने के लिए, ठीक है। नंबर बी क्या है सर, जब भी सर्कुलर इशू होगा इनवाइटिंग द डिपॉजिट्स, जब हम लोग पैसा पब्लिक को बोलेंगे कि आइए आप मेरे कंपनी में जो है पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मेंबर्स को बोलेंगे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है सर्कुलर में, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, वो सब इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, सब कुछ सही है या नहीं है, ये सब काम किसका है, डिपॉजिटर ट्रस्टी का, ठीक है। नेक्स्ट, आपको देखना है कि ट्रस्ट डीड जो आपने बनाया था उसका कोई ब्रीच ना हो, ठीक है, ये भी किसका काम है, डिपॉजिटर ट्रस्टी। सर इसके अलावा और सर, अगर बाई चांस ब्रीच हो गया, ठीक है, अगर बाई चांस ब्रीच हो गया तो आप रेमेडी प्रोक्योर कर रहे हो या नहीं। लास्ट, ऐसा कुछ काम करना जो कि इट इज इन द प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवियंसेस, उनको अगर कुछ भी दिक्कत आ गया किसको, डिपॉजिटर्स को, तो आप उनके लिए खड़े हो या नहीं। एंड मीटिंग्स अगर कॉल करना है आपको तो भी डिपॉजिटर ट्रस्टी जो है वो क्या कर सकता है, मीटिंग्स बुला सकता है। बट सर थोड़ा मीटिंग्स के ऊपर और बताओ ना, क्या बताओ बताओ, मीटिंग्स कौन करवा सकता है, रूल नंबर 9, मीटिंग्स कौन करवा सकता है सर, मीटिंग्स कैन बी होल्ड हेल्ड बाय टू पीपल, मीटिंग्स कैन बी हेल्ड बाय टू पीपल। नंबर वन क्या आपका, बाय ओन मोशन, मतलब ओन मोशन मतलब ओन मोशन मतलब डिपॉजिटर ट्रस्टी जो है वो मीटिंग, आपको मैंने दिखाया था ना, ही कैन कॉल मीटिंग्स, राइट, डिपॉजिटर ट्रस्टीज कैन कॉल मीटिंग्स, राइट, डिपॉजिटर ट्रस्टी जो है वो मीटिंग्स बुला सकते हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट में मीटिंग, ओपिनियन है ट्रस्टी का जिसकी वजह से मीटिंग बुलाना जरूरी है। या फिर और वो डिपॉजिटर्स थोड़े बड़े वाले, ठीक है, थोड़े पावरफुल डिपॉजिटर्स जिनका 1/10 ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स है, कितना, 1/10 ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन वैल्यू, ठीक है, होल्डिंग हाउ मच, 1/10 ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन वैल्यू, होल्डिंग हाउ मच, 1/10 ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन वैल्यू। यानी कि सर जो ये आपका कौन है सर, डिपॉजिटर ट्रस्टी जो है ना सर, डिपॉजिटर ट्रस्टी अपने ओन मोशन में खुद से भी मीटिंग बुला सकता है, या फिर अगर बड़े बड़े डिपॉजिटर्स यानी जिनके पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन वैल्यू है, ये लोग मीटिंग्स बुला सकते हैं। रूल नंबर 10 बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है, जब भी डिपॉजिटर्स लोग डिपॉजिट करेंगे तो दे हैव टू फिल अ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, डिपॉजिटर्स चाहे तो नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड फाइनली, ठीक है, डिपॉजिट को रिसिप्ट मिलेगा, जब भी आप डिपॉजिट करोगे तो बदले में एक तो पर्ची चाहिए ना, एज अ प्रूफ कि आपने डिपॉजिट किया, तो आपको क्या मिलेगा, पर्ची मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा, कितने दिनों में, विद इन 21 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ। तो रीडिंग करना बेसिक पॉइंट हो जाएगा, क्या क्या, कि आपको जब डिपॉजिट करना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा, यू कैन अपॉइंट अ नॉमिनी, एंड आपको डिपॉजिट का रिसिप्ट मिलेगा विद इन 21 days। मुझे यहाँ तक बताओ सब कुछ मक्खन है या नहीं है, ठीक है, सब कुछ याद हो गया, सब कुछ सेट हो गया। तो you have the ample amount of confidence in this chapter or not? Tell me, confirm करिए पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। We just moving towards the last part of the chapter, ठीक है, हम लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मजा आया एकदम चैप्टर में, कोई भी दिक्कत तकलीफ बताइए। ठीक है, ओके। सर ना जितने लोग भी डिपॉजिट करते हैं ना उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, उनका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। सर रजिस्टर में क्या क्या होता है, बेसिक,
बेसिक चीज जैसे नेम एड्रेस पैन हो गया, गार्जियन का नाम हो गया, इनकेस अगर आप माइनर डिपॉजिटर जो है माइनर है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट्स क्या होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, नॉमिनी, सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड होता है आपका, इन द रजिस्टर ऑफ व्हाट, डिपॉजिट्स। ठीक है। और जब भी आपका डिपॉजिट जो करता है, जो अपना इन्फॉर्मेशन देके जाता है, इनका एंट्री जो है, ये तो हो गया कि डिपॉजिट और रिसिप्ट के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। All these informations would be recorded in the register of deposits, ROD, register of deposits। और इनकी एंट्री जो है इन रजिस्टर के अंदर कितना होना पड़ेगा, 7 डेज के अंदर। आपको याद होगा 21 डेज के अंदर आपको रिसिप्ट मिलेगा कि आपको आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है। तो जब से आपको इशू हुआ है रिसिप्ट, उससे 7 डेज के अंदर एंट्री होना पड़ेगा कहाँ पे, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है। द सेम हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर रजिस्ट्री, ये सब ऑथराइज होना चाहिए बोर्ड से। और जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया ना, जहां पे डिपॉजिट्स का डिटेल दिया हुआ रहता है, ये सब बाकी सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं, दे हैव टू बी केप्ट प्रॉपर्ली, उनको अच्छे से रखना पड़ेगा, दे हैव टू बी केप्ट इन गुड ऑर्डर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 8 वर्ष। कितना वर्ष, 8 years तक आपको एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। एटलीस्ट बोला मैंने, कितना बोला मैंने, कितना बोला मैंने, कितना बोला, आपको पूछे, आपको आपको कितना, हाँ, समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। नेक्स्ट सर, बाई चांस सोचो ना, बाई चांस क्या हुआ सर, मैंने 3 साल के लिए डिपॉजिट किया था या मैंने 2 साल के लिए डिपॉजिट किया था, बट अब ना मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो डिपॉजिटर्स ना वापस पैसे मांग रहे हैं। ठीक है। कंपनी जो है उसको डिपॉजिट्स मिला और डिपॉजिटर को पैसे वापस चाहिए। तो ये चीज जो है प्री मेच्योर रिपेमेंट जो है वो अलाउड तो है, एटलीस्ट 6 महीना पार हो जाना चाहिए, मतलब 6 महीना पहले तो एटलीस्ट डिपॉजिट्स आपको वापस नहीं कर सकते। और जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, एग्जाम्पल से डिपॉजिट के ऊपर 18% का इंटरेस्ट मिल रहा था, अगर आपने प्री मेच्योर सॉरी रिपेमेंट किया है, मतलब आपने डिपॉजिट्स जो है पहले ही मंगवा लिया बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, तो आपका जो भी इंटरेस्ट रेट था उसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 1% क्या हो जाएगा आपका पर एनम, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, हाँ सर बिल्कुल सही है। सर क्या डिपॉजिट्स के भी रिटर्न लगते हैं, बिल्कुल सर, कब लगेंगे सर, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स जो है उसका आपको हर कंपनी को जितना भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, इट हैज टू बी फिल्ड इन द फॉर्म DPT3। आरओसी को सबमिट करना है कब, ऑन और बिफोर 30th जून। ऑन और बिफोर हाउ मच, 30th जून। ध्यान रखिएगा ये डेट थोड़ा अलग है, जनरली नॉट द मोर नॉर्मल डेट्स जो कि आप देखते हो। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है, इट हैज टू बी सबमिटेड वेयर इन DPT3 to ROC on or before what? 30th June of every year. 30th June of every year. Outstanding deposits in form number DPT3 to the ROC on or before 30th June of every year. Outstanding deposits in form number DP3 1 2 3 4, चारों DPT करा दिया आपको। ठीक है। DPT3 is about return of deposits। वैसे आपको याद नहीं रहेगा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स ना, रूल नंबर 16 आप ऐसे भूल जाओगे कि हाँ इतना कुछ था रिविजन का डिपॉजिट्स में, उसके अलावा भी चैप्टर्स है तो आप भूल जाओगे, बट डीपीटी के थ्रू अगर आप याद रखोगे ना, तो याद रहेगा कि हाँ हाँ DPT3 टेल्स कि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स फाइल करना है अबाउट द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स इन फॉर्म नंबर DPT3, किसको, पप्पा को, आरओसी को, ऑन बिफोर 30th जून। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा डेट अलग है। ठीक है। हाँ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो लोन मिलता है डायरेक्टर से, उनको भी हमें शो करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नोट्स टू अकाउंट्स में। किसमें, नोट्स टू अकाउंट्स में जो है आपको अ, उसको मेंशन करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है। बट डायरेक्टर से जो पैसा मिला वो कौन सा होगा, अदर देन प्राइवेट कंपनी, अदर देन व्हाट, प्राइवेट कंपनी। ठीक है। बट अगर प्राइवेट कंपनी हुआ तो डायरेक्टर से जो लोन मिला वो तो रिकॉर्ड हो गई, साथ में अगर कोई रिलेटिव हुआ है डायरेक्टर से, डायरेक्टर्स का पैसा, साथ में रिलेटिव्स का डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक है। डायरेक्टर्स का पैसा और रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स, उन दोनों का पैसा जो है कितना दिया है, ठीक है, उन दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नोट्स टू अकाउंट्स। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। और सर अगर बाई चांस जो ये पैसा जो देना था ना ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, ये पैसा अगर इन्होंने टाइमली नहीं दिया, एग्जाम्पल 2 साल का मेच्योरिटी था, 2 साल में पैसा नहीं दिया, 3 साल का मेच्योरिटी था, पैसा नहीं दिया, एनसीएलटी ने डेट ऑफ कट ऑफ दे दिया, उसके बाद भी पैसा नहीं दिया, तो ये सब पीरियड में जब भी आपका ड्यू डेट है और ड्यू डेट में आपने पेमेंट नहीं किया, इट बिकेम ओवर ड्यू, उस केस में यू हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच, ऑफ हाउ मच 18%। हाउ मच सर, 18% पर एनम, 18% पर एनम। उसके साथ में भाई और बहनों, अपने आप के लिए पहले तालियां बजाओ। ठीक है। इतना हैवी चैप्टर एट दिस आवर एट अराउंड व्हाट 1:30 PM, जबकि एकदम माहौल बनता है बढ़िया वाला, तो अपने ताली बजाओ कि इस वक्त में आपने इस चैप्टर को
खत्म कर दिया है एंड द मैक्सिमम रिवीजन जो है इट इज जस्ट ऑफ अराउंड 54 मिनट्स। एक्सीलेंट, 54 मिनट्स के अंदर हमने पूरे डिपॉजिट्स को रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बोल तो बवाल, मजा आ गया, मक्खन। और अगर नहीं समझ में आया तो वेटिंग फॉर अ डाउट। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। चलिए फटाफट 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 गाइस, सबसे ज्यादा ताले बजाइए, एकदम सीधा हो जाइए, टेढ़ा वेढ़ा सो के तो नहीं बैठा ना। ठीक है, मस्त हो जाओ और बताओ कि आपको इस बढ़िया से समझ में आया या नहीं आया। एवरीबडी याद हो गया सबको? ठीक है, मस्त मक्खन। डन एवरीबडी, कंफर्म। बताइए आप ही, अरे बताओ, समझ में आ गया बढ़िया से? ओके, ओके ऑसम देन एवरीबडी। ठीक है, फिर डिपॉजिट्स आज खत्म हो गया। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ चार्जेस, बट कल से शुरू करेंगे आराम से। ठीक है, चार्जेस कल से स्टार्ट करेंगे। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। विल स्टार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ चार्जेस। हम लोग चार्जेस का मतलब, चार्जेस क्या होता है, सब कुछ समझेंगे आराम से। एंड विल स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर ऑफ चार्जेस टुमारो। बाय बाय।